तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन में सिनेरियो कुछ ऐसा है। सिनेरियो इज सच दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड को लैंड डोनेशन में मिला, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, इन्हें लैंड मिला डोनेशन में, राइट। और उसने एक बिल्डिंग परचेज की 40 लाख की, यानी 40 लाख की इसने बिल्डिंग परचेज की। अब देखिए कह रहा है कि जो लैंड की वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है। लैंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन वैल्यू सिग्निफिकेंटली ओवर द टाइम। और बिल्डिंग पे जो कंपनी है वो 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा है। कितना परसेंट? 10%। बिल्डिंग पे कंपनी जो है 10% डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करता है। अकाउंटेंट ने बिल्डिंग को तो बुक में रिकॉर्ड किया, यहाँ देखिए लिखा है अकाउंटेंट रिकॉर्ड द बिल्डिंग कॉस्ट इन द बुक, यानी बिल्डिंग का जो कॉस्ट है उसे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया, लेकिन लैंड को रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। एक बार फिर से सुनिए क्या सिचुएशन है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड को जमीन मिला डोनेशन में, और उसने एक बिल्डिंग परचेज की उस पैसे से, ठीक है। 40 लाख में बिल्डिंग परचेज की। लैंड का जो है वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाला है, और बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 10% डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करता है, राइट। ये इस रेट से डेप्रिसिएट हो रहा है। जो अकाउंटेंट है उसने बिल्डिंग के कॉस्ट को तो बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन लैंड को रिकॉर्ड नहीं किया। अब सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस एसेट, यानी इस ट्रीटमेंट को कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्टिफाई करता है। ऑप्शन ए कर रहा है लैंड इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट वाज नॉट परचेज, द कॉस्ट कंसेप्ट ओनली अलाउ रिकॉर्डिंग आइटम विद अ मेजरेबल कॉस्ट। ऑप्शन बी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज बेस्ड ऑन चेंज इन मार्केट वैल्यू and land is not depreciated. Option C, both land and building are recorded at current market price to reflect the fair value. Option D, building is depreciated because the cost concept does not allow any expense on fixed asset. तो बताइए दोस्तों, कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है सबसे बेस्ट तरीके से इन इस फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है? इज इट ए, इज इट बी, सी, डी? क्या लगता है आपको? आप चैट बॉक्स में आपको जो भी सही लग रहा है प्लीज टाइप करें। प्लीज टाइप वट एवर यू थिंक इज द करेक्ट वन इन द चैट बॉक्स, राइट। देखिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, क्या लगता है। मान लीजिए आपको कोई तोहफा मिला, राइट। सपोज आपको कोई तोहफा में एक प्लॉट दे दे, आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, तो अकाउंटिंग में उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बताइए। यहाँ पे वही हो रहा है ना कि जो जमीन मिल रहा है वो एक तरह का तोहफा ही तो है। क्या है वो? एक तरह का डोनेशन है। तो आपने पैसा तो दिया नहीं उसके लिए, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो दोस्तों, हमारे पास उसका कोई मेजरेबल कॉस्ट ही नहीं है। ये जो तोहफा हमें जमीन में मिला है इसका कोई हमारे पास मेजरेबल कॉस्ट नहीं है, राइट। वी डोंट हैव एनी मेजरेबल कॉस्ट फॉर दैट। क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी डी में से जो भी आपको सही लगे प्लीज टाइप करें, वट एवर यू थिंक इज करेक्ट। तो ये जो हमें तोहफा मिला है इसका कोई मेजरेबल कॉस्ट नहीं है। इसी को कहा जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट, राइट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट यह कहता है कि जिस चीज का एक्चुअल परचेस्ड कॉस्ट नहीं है उसे बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, राइट। तो जिस चीज का एक्चुअल कॉस्ट है ही नहीं उसे बुक में हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो जो हमें लैंड मिला है डोनेशन में, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना कि जो जमीन मिला है वो कैसे मिला है? डोनेशन में मिला है। तो डोनेशन में जो लाया है तो यहाँ पे नो कॉस्ट, तो नो एंट्री, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन बिल्डिंग जो हमने 40 लाख में खरीदी है, राइट, वो तो रिकॉर्ड में यूज, उसका तो रिकॉर्ड बनाएंगे ना, वो तो रिकॉर्ड में ऐड करेंगे। और उस पे हर साल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड, राइट। तो आप ये बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि लैंड को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए यदि वो फ्री में मिला हो। मान लीजिए लैंड हमें फ्री में मिला है, ठीक है, तो क्या उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए? शुड बी रिकॉर्ड लैंड ऑन मार्केट वैल्यू इफ यू गेट इन फ्री, यस और नो? जस्ट टाइप यस और नो। क्या लगता है आपको कि मान लीजिए जमीन हमें फ्री में मिला, तो क्या उसके उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, यस और नो? बताइए दोस्तों, अपना राय बताइए। अभी मैंने आपको समझा दिया कि मान लीजिए हमारे पास हमें कोई जमीन मिला है, वो फ्री में मिला है, वी हैव नॉट पेड एनीथिंग फॉर दैट लैंड। सो क्या लगता है, उसको उसके मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो प्लीज यस टाइप करें चैट बॉक्स में, यदि नहीं करना चाहिए तो प्लीज नो टाइप करें चैट बॉक्स में। आपके स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचा सकते हैं, राइट। यू कैन जस्ट चैट। So what do you think? Whether if we get land in free, should we record market value? The answer is no, right? हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्री चीजों को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में फिक्शन और एजम्पशन भर जाएंगे।
और अकाउंटिंग का बेसिक रूल क्या है? अकाउंटिंग का बेसिक रूल है फैक्ट। अकाउंटिंग का बेसिक बेसिक रूल यही है कि फैक्ट, राइट? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्शन, राइट? अच्छा, बिल्डिंग पे आपको पता ही है डेप्रिसिएशन लगता है, राइट? तो उसका कारण क्या है कि कॉस्ट एलोकेट करनी होती है। तो दोस्तों देखिए, अब इसका सही जवाब क्या लगता है दोस्तों? इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि लैंड इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट वाज नॉट परचेज एंड द कॉस्ट कंसेप्ट ओनली ऑन रिकॉर्डिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, राइट? विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट? तो हमारा जो ये जो दो एसेट है, एक तो एसेट हमारा लैंड है जिसको हमें डोनेशन में मिला, और दूसरा एसेट है हमारा बिल्डिंग जो कि डेप्रिसिएट हो रहा है। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको ऑप्शन ए जो है परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? ये कहता है कि लैंड को मत रिकॉर्ड करो क्योंकि लैंड आपको फ्री में मिला है, आपने इसे खरीदा नहीं था। और कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि जिसको आपने परचेज नहीं किया उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग इज दैट द फर्स्ट पॉइंट दैट वी लर्न इज दैट तो लैंड जो है हमें फ्री में मिला, राइट? तो फ्री में मिला तो कोई कॉस्ट हमने पे नहीं किया, कोई कॉस्ट नहीं पे किया तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, राइट? उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। फिर कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि केवल वही एसेट को रिकॉर्ड कीजिए जिनका मेजरेबल कॉस्ट हो, केवल उन्हीं एसेट को रिकॉर्ड कीजिए जिनका कॉस्ट मेजरेबल हो। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? बिल्डिंग में हमने डेप्रिसिएशन लगाया, इसके पीछे क्या कारण था? तो डेप्रिसिएशन लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कॉस्ट एलोकेशन। द मेन रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट एलोकेशन, मार्केट वैल्यूएशन नहीं, कॉस्ट एलोकेशन। और बिल्डिंग आपने परचेज की है, बिल्डिंग कितने में परचेज की? बिल्डिंग आपने परचेज की 40 लाख में, तो बिल्डिंग को आप रिकॉर्ड करेंगे, राइट? बिल्डिंग को आप रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे? डेप्रिसिएट करेंगे। बताइए, कंसेप्ट क्लियर है? कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ? कॉस्ट कंसेप्ट का मेन फंक्शन यही चीज कहता है कि हर एक वो चीज रिकॉर्ड करो जिसमें आपने पैसा दिया हो। लैंड आपको फ्री में मिला तो उसको रिकॉर्ड मत करो। डेप्रिसिएशन का मेन पॉइंट है कॉस्ट एलोकेशन। आई होप आपको कॉस्ट कंसेप्ट समझ आ गया हो, राइट? समझ आ गया हो गया तो प्लीज क्लियर, एक वर्ड क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा समझाऊं तो प्लीज आप उसे भी कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए। कंसेप्ट क्लियर है आपका? आई होप क्लियर है, राइट? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एबीसी लिमिटेड रिसेंटली सफर्ड अ ड्रॉप इन ओवरऑल एम्प्लॉय मोरल ड्यू टू। अब देखिए क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कि एबीसी लिमिटेड है, इसमें जो एचआर के हेड हैं, राइट? एचआर के हेड हैं और फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं, राइट, इनकी फाइट चल रही है। यहाँ क्या चल रहा है? फाइट चल रहा है। एचआर हेड और फैक्ट्री सुपरवाइजर में क्या चल रहा है? फाइट चल रही थी। इस वजह से एम्प्लॉय का जो मोराल है वो गिर गया, ठीक है? काम का क्वालिटी भी थोड़ा डाउन हो गया। तो देखिए दो चीज हो रहा है, एम्प्लॉय का मोराल गिर रहा है और काम का क्वालिटी भी डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि एचआर हेड और फैक्ट्री सुपरवाइजर में फाइट चल रही थी। लेकिन जब अकाउंटेंट बुक देख रहा है, ठीक है, जब अकाउंटेंट बुक देख रहा है तो उसे सिर्फ यह दिखता है रॉ मटेरियल परचेज, राइट? क्या दिखता है? रॉ मटेरियल परचेज, सैलरीज और आउटपुट, सब कुछ रुपीज में प्रॉपर रिकॉर्ड में है, ठीक है? तो यहां पे देखिए दो वर्ड है, कंफ्लिक्ट और मोरल डाउन, राइट? जैसी कोई चीज बुक में मेंशन ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कंफ्लिक्ट भी हुआ है, मोरल डाउन हुआ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, राइट? बस क्या लिखा है? कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ, सैलरी कितना है और प्रोडक्शन आउटपुट कितना है, बस यही चीज मेंशन है। अब सवाल यह है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यह जस्टिफाई करता है कि इंटरनल एम्प्लॉय कंफ्लिक्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? विच अकाउंटिंग कंसेप्ट जस्टिफाई व्हाई सच इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इशू are not reflected in the book of account? Option A, dual aspect concept. Option B, money measurement concept. Option C, going concern concept. Option D, accounting period concept. तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो जस्टिफाई करता है कि इस तरह के इंटरनल एम्प्लॉय कंफ्लिक्ट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बताइए, ए बी सी डी, डुअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न या अकाउंटिंग पीरियड? अपना आंसर ए बी सी डी प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। प्लीज टाइप ए बी सी और डी इन द चैट बॉक्स, वट एवर यू थिंक इज करेक्ट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन।
चलिए, तो इसको मैं समझाता हूं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है आपको। तो बात देखते हैं कि कौन कौन सा सही सही समझ पाए, आप क्वेश्चन को सही से समझे या नहीं, वो देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या कि एचआर और फैक्ट्री सुपरवाइजर के आपस में झगड़ा हो गया। और अकाउंटिंग का लॉजिक बेसिकली देखिए, इसका मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको घर पे डांट पड़ी, मान लीजिए घर पे आपको डांट पड़ी, आपका मूड ऑफ हो गया, लेकिन आपने स्विगी से, मान लीजिए स्विगी से 250 रुपया का बर्गर ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपको घर में डांट पड़ी, आपका मूड ऑफ हो गया, आपने स्विगी से 250 रुपया का बर्गर ऑर्डर किया। तो अकाउंटिंग सिर्फ क्या करेगा, ये बर्गर को रिकॉर्ड करेगा, राइट। मूड ऑफ का तो कोई एंट्री ही नहीं होता है बुक में। तो बताइए दोस्तों, कौन सा कंसेप्ट है, अब आप तो आपको हिंट मिल गया होगा, राइट। मूड ऑफ आपका हुआ, इसका तो कोई बात ही नहीं हो रहा है ना। अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करेगा, केवल 250 रुपया। तो कौन सा कंसेप्ट है ये, सही सोच रहे हैं आप, राइट, सही सोच रहे हैं। इट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये कहता है कि सिर्फ वही चीजें बुक में आएगी जिसका पर्सन से वैल्यू बता सकते हो, जिसका जिसका आप वैल्यू बता सकते हैं, केवल वही चीज आएगी जिसका आप वैल्यू बता सकते हैं, राइट। बुक में केवल वही एंट्री होगी जिसका आप वैल्यू बता सकते हैं। आपका मूड ऑफ होना, इसको आप इसका वैल्यू बता सकते हैं क्या, नहीं ना, तो इसको आप एंट्री भी नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए, अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसका मेजरमेंट रुपी में हो सकती है। और किसी का मूड खराब है या बॉस से लड़ाई हो जाए, उसको उसका कोई प्राइस टैग होता है क्या, उसका कोई प्राइस टैग ही नहीं होता। इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक मैनेजर रिजाइन कर दिया, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को, मान लीजिए कि एक मैनेजर है, उसने रिजाइन कर दिया, राइट, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिर गई, उसकी वजह से क्या हुई, प्रोडक्टिविटी गिर गई। तो क्या वो बुक में दिखाया जाता है, यस और नो, प्लीज आंसर। Suppose a manager resign and because of his resignation, productivity decrease. So shall we show that in our accounting book? What do you think? Yes or no? यदि आपको लगता है कि उसे हमें बुक में दिखाना चाहिए तो yes टाइप करें, यदि लगता है नहीं दिखाना चाहिए तो no टाइप करें। What do you think? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजर ने रिजाइन किया, कंपनी की प्रोडक्टिविटी घट गई। शुड वी रिकॉर्ड दिस इन आवर बुक, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, वी शुड नॉट रिकॉर्ड। हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि उसका रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अनलेस उसकी कोई रुपी वैल्यू असाइन की जा सके, अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं करता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसका रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप उसको रुपी वैल्यू नहीं असाइन कीजिएगा, तब तक कैसे आप अकाउंटिंग उसके उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगी, राइट। चलिए, एक और सवाल आपसे पूछते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, राइट, कोई प्रोडक्ट है, उसका लॉन्च मान लीजिए फेल हो गया, कोई प्रोडक्ट का लॉन्च फेल हो गया और ब्रांड का रेपुटेशन गिर गया। मान लीजिए प्रोडक्ट का लॉन्च फेल हो गया और ब्रांड का जो रेपुटेशन था वो गिर गया। क्या अकाउंटिंग में उसका इंपैक्ट आएगा? Will that impact our accounting? Suppose that a product launch and it get failed and because of that its reputation decrease, will it have any impact on accounting? Yes or no? अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग में इंपैक्ट आएगा तो प्लीज आप यस टाइप करें, और यदि आपको लगता है कि अकाउंटिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो प्लीज आप नो टाइप करें। क्या लगता है दोस्तों, कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो गया, हमारा रेपुटेशन घट गया, कंपनी का ब्रांड का रेपुटेशन गिर गया, तो will it affect our accounting? Yes or no? The answer is again no, right? Answer अभी भी no है। It will not impact, it will not impact our, I request everyone who is present in the live session, please type your response. Let make this session interactive. The more you interact, the more your concept will become clear and the more your chance of success. सिंपल सी बात है, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, यस नो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देंगे, तो उतना ही अच्छा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, और इसी कंसेप्ट का यूज करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, राइट। तो जरूरी है कि आप इंटरेक्ट करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि प्रोडक्ट के लॉन्च के दौरान प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो गया, रेपुटेशन घट रहा है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग पे, क्योंकि रेपुटेशन गिरी है। बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन जब उसका मॉनेटरी इंपैक्ट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, अकाउंटिंग उसे इग्नोर कर देगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, राइट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या करता है कि रेपुटेशन गिरी है, बिजनेस इंपैक्ट होगा, लेकिन जब तक उसका मॉनेटरी इंपैक्ट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, अकाउंटिंग उसे इग्नोर कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, राइट। तो हमने यहां से क्या सीखा, केवल हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि केवल रूपी बेस्ड फैक्ट ही हमारे अकाउंटिंग बुक में जाते हैं। जो रूपी बेस्ड फैक्ट है
वही अकाउंटिंग बुक में जाएंगे। हमारे इमोशन, राइट, इमोशन, हमारे कंफ्लिक्ट, इमोशन हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, ब्रांड का रेपुटेशन हो गया, राइट, ब्रांड रेपुटेशन, तो ये सभी चीज को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दीज थिंग यू कैन नॉट रिकॉर्ड, दीज थिंग्स आर नॉट रिकॉर्डेड, राइट। तो बेसिकली ये जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, ये हमारे ऑब्जेक्टिविटी को इंप्रूव करता है। इट इंप्रूव आवर ऑब्जेक्टिविटी, इट इंप्रूव आवर ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो प्लीज टेल मी, इज द कंसेप्ट क्लियर रिगार्डिंग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? इससे पहला क्वेश्चन में हमने कॉस्ट कंसेप्ट देखा और अभी हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखा है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, as you can see, a firm financial source to factory, right। अब देखिए सवाल में क्या है, ओके, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी, एक पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, राइट। एक्स वाई जेड परचेज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 20 लाख। ओके, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, फिर हम लोग उस ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल ये है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, इन्होंने 2012 में, यहाँ लिखा है ना 2012 में, 2012 में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा था 20 लाख में। अब 2025 आ गया, कब 2025 आ गया है, और वही प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 1.2 करोड़। तो 20 लाख की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद 2012 में, और 2025 आ गया, अब उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है 1.2 करोड़। क्यों, क्यों ऐसी वैल्यू हुई? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण और रियल एस्टेट एप्रिसिएशन के कारण। पर जब जूनियर एनालिस्ट ने बैलेंस शीट चेक किया, तो उसने क्या देखा कि उसे प्रॉपर्टी अभी भी 20 लाख पे ही दिख रही है। ठीक है, तो जूनियर एनालिस्ट ने क्या देखा कि कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी अभी भी 20 लाख ही दिख रही है। वो हैरान है, राइट। क्यों हैरान है? क्योंकि जब प्रॉपर्टी 1.2 करोड़ की हो चुकी है, तो बुक में उसका ओरिजिनल प्राइस क्यों दिखाया जा रहा है? अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। तो सवाल ये है कि ये जो चीज है, कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन बताता है कि इन्फ्लेशन के बावजूद प्रॉपर्टी को उसकी पुरानी कॉस्ट पे दिखाया जाए? Which accounting assumption explain why property is still shown at its original value, ignoring inflation? Option A going concern, option B matching, option C money measurement, option D cost concept। बताइए दोस्तों, क्या लगता है विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा एक, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.2 करोड़ हो गया है, लेकिन अभी भी बैलेंस शीट में इन्होंने 20 लाख ही लिख रखा है। तो कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन है जो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्रॉपर्टी को हमें अपने ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाना चाहिए, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके? बताइए क्या आंसर होगा? गोइंग कंसर्न, ओके, मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट और कॉस्ट कंसेप्ट। टाइप योर आंसर। देखते हैं कौन कौन इन्फ्लेशन का असली, कौन बेसिकली आप इन्फ्लेशन समझते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए अकाउंटिंग ये एज्यूम करती है कि पैसा कभी वैल्यू लूज नहीं करेगा। अकाउंटिंग क्या एज्यूम करता है कि जो पैसा है ना, वो कभी भी वैल्यू को लूज नहीं करेगा। मनी विल नेवर लूज वैल्यू। इन्फ्लेशन को इग्नोर ही कर दिया जाता है। बुक में सिर्फ ओरिजिनल परचेज कॉस्ट दिखाई जाती है, राइट। अकाउंटिंग ऑलवेज एज्यूम दैट मनी विल नेवर लूज द वैल्यू, राइट, एंड इन्फ्लेशन इज इग्नोर्ड। बुक में केवल ओरिजिनल परचेज कॉस्ट ही दिखाई जाती है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2012 में एक आईफोन लिया था। 2012 में मान लीजिए आपने एक आईफोन लिया था 40,000 में, ठीक है। आज वही मॉडल जो है 5,000 में बिकता है, राइट। आज वही मॉडल 5,000 में बिकता है और 1 लाख का नया मॉडल आ गया, तो अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो 5,000 में बिके या 1 लाख का नया मॉडल आ जाए। बुक में सिर्फ वही दिखेगा जो आपने ओरिजिनल में पे किया था। आप उसमें बुक में कितना दिखेगा? 40,000 दिखेगा, क्योंकि अकाउंटिंग यह मान के चलती है कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट है। अकाउंटिंग क्या मानती है कि जो मनी की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। इस वर्ड को याद रखिए, बहुत काम का चीज है, ये आपको हेल्प करेगा समझने में, राइट। अकाउंटिंग ऑलवेज एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो अकाउंटिंग क्या मानती है कि अकाउंटिंग इस बात को मानती है कि मनी की वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अकाउंटिंग ऑलवेज एज्यूम दैट मनी वैल्यू इज कांस्टेंट, राइट। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है, राइट। तो अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए हमको कि क्या अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शो होता है? राइट, डज अकाउंटिंग शो द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? यस और नो? अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शो होता है, यस और नो? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, राइट।
डज अकाउंटिंग शो द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? व्हाट डू यू थिंक? अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन का इफेक्ट शो होता है? यदि आपको लगता है कि शो होता है तो यस टाइप कीजिए, यदि लगता है नहीं शो होता है तो नो टाइप कीजिए। क्या लगता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो 1,000 रुपए का था 10 साल पहले, वो आज भी 1,000 रुपया का ही रिकॉर्ड होगा, राइट, चाहे उसकी असली वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, राइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नो, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड नहीं होता है अकाउंटिंग में, राइट। और दोस्तों एक और सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि अकाउंटिंग किस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड करती है? अकाउंटिंग किस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करती है? ऑप्शन ए मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी ओरिजिनल वैल्यू। प्लीज टाइप ए और बी। अकाउंटिंग किस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड करती है? एसेट आर रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू बाय अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसेट एट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू, ऑप्शन ए, ओरिजिनल वैल्यू, ऑप्शन बी। व्हाट डू यू थिंक? बताइए कौन किस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में? मार्केट वैल्यू पे किया जाता है या ओरिजिनल वैल्यू पे किया जाता है? जस्ट टाइप ए और बी। बी, वेरी गुड, ओरिजिनल वैल्यू, राइट। यही होता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट, राइट। यही होता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये एज्यूम करता है, कॉस्ट कंसेप्ट ये एज्यूम करता है कि पैसा कभी पुराना नहीं होता, लेकिन हमें हमें हमेशा पता है कि जो 100 रुपया में 2012 में पिज्जा मिलता था, आज उसमें सिर्फ गार्लिक ब्रेड आता है ना। तो अकाउंटिंग नहीं करती है, राइट, अकाउंटिंग चेंज नहीं करती अनलेस कोई अलग रिवैल्यूएशन पॉलिसी हो। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, याद रखिएगा, एसेट हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। अकाउंटिंग एज्यूम करती है कि रुपी जो है वो स्टेबल होगा, इन्फ्लेशन का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, और ये जो एजम्पशन है वो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर है। चलिए चीजें क्लियर हो रही है आपको, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कंसेप्ट क्लियर करने का, केस स्टडी के माध्यम से। यूजिंग केस स्टडी वी आर क्लियरिंग आवर कंसेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, एज यू कैन सी, एक स्टार्टअप टेक कंपनी है, राइट, एक स्टार्टअप टेक टेक कंपनी है। अभी फिलहाल वो लॉस में चल रही है, फिर भी वो इन्वेस्ट कर रही है, दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन हाई एंड सर्वर। तो अभी एक स्टार्टअप टेक कंपनी है, वो फिलहाल लॉस में चल रही है, फिर भी वो इन्वेस्ट कर रही है। कहां इन्वेस्ट कर रही है? हाई एंड सर्वर और पेटेंट में। और कहां कर रही है? एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो अपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को एक साल में पूरा एक्सपेंस नहीं कर रही। देखिए लिखा है, राइट। तो स्टार्टअप टेक कंपनी है, वो लॉस में है, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रही है कहां? एंड सर्वर में और पेटेंट में, राइट, और एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को एक साल में पूरा खर्चा भी नहीं कर रही है, यहां देखिए लिख रहा है, राइट। इंस्टीड ऑफ एक्सपेंसिंग देम फुल्ली इन द करंट ईयर, इंस्टीड वो क्या रही है कि 3 से 4 सालों में उसे स्प्रेड कर रही है, जो भी इनको खर्चा आ रहा है एडवर्टाइजिंग में, उसे 3 से 4 साल में स्प्रेड कर रही है, मल्टीपल ईयर। अब एक इंटर्न ने पूछा उनसे, इंटर्न ने क्या पूछा कि जब कंपनी अभी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, तो एडवर्टाइजिंग और पेटेंट का पैसा एक ही साल में एक्सपेंस क्यों नहीं कर लेती? इंटर्न क्वेश्चन, why such expense are not fully written off in a year when the company is not yet profitable? चलिए अब देखते हैं सवाल है। सवाल यह है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यह जस्टिफाई करता है कि जो एसेट हैं और बड़े खर्चे हैं उसको एक साल में नहीं बल्कि मल्टीपल ईयर में स्प्रेड किया जाता है, राइट। तो बताइए, मैचिंग कंसेप्ट, मेटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट। सवाल यह है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कि यह जस्टिफाई करता है दैट एसेट और जो बड़े खर्चे होते हैं उसको एक साल में नहीं बल्कि मल्टीपल ईयर में स्प्रेड करना चाहिए? इज इट मैचिंग, इज इट मेटेरियलिटी, इट इज गोइंग कंसर्न और इट इज प्रूडेंस? व्हाट डू यू थिंक? ए, बी, सी और डी? जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, right? What do you think? Which accounting concept justify is spreading the expense of such long-term asset and expenditure over several year, right? तो अब ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है कि इनका जो भी इनका ये लॉस में चल रहा है। पहली बात, ये जो स्टार्टअप कंपनी है वो अभी लॉस में चल रही है, फिर भी वो अपने सर्वर में, पेटेंट में, एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग में इन्वेस्ट कर रही है। इंटर्न ने ये पूछा कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को एक साल में क्यों नहीं खर्चा में दिखाया जा रहा है, बल्कि जबकि उसको 3 से 4 साल में एक्सपेंड किया जा रहा है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी अकाउंटिंग मान के चलती है कि बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, राइट, वो फ्यूचर में भी चलता रहेगा। मैं सिंपल भाषा से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक 30,000 रुपए का लैपटॉप लेते हैं, मान लीजिए कि आप 30,000 रुपए का लैपटॉप बिजनेस के लिए लेते हैं, तो आप उसका पूरा पैसा एक ही साल में खर्चा नहीं करते,
क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि यह लैपटॉप आगे 3 से 4 साल तक आप यूज करेंगे। तो जब तक बिजनेस चल रही है आप उस कॉस्ट को धीरे 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 डेप्रिसिएट करते हैं या आप एमोटाइज करते हैं। तो डेप्रिसिएट और एमोटाइज में डिफरेंस क्लियर है? डेप्रिसिएट और एमोटाइज में क्या अंतर होता है बताएंगे कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन? डू यू नो द डिफरेंस? प्लीज लेट मी नो। राइट, द आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए डेप्रिसिएट मतलब आप ये मान के चल रहे हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। राइट, कि बिजनेस कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले साल भी होगा। राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, चलिए आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, एक क्विक सवाल है आपके लिए कि अगर बिजनेस मान लीजिए कि 2 मंथ बाद बंद होने वाला हो, अगर बिजनेस 2 मंथ बाद बंद होने वाला हो, तो क्या हम एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे या पूरा लिखेंगे? ऑप्शन ए, हम एसेट को डेप्रिसिएट कर देंगे। ऑप्शन बी, या हम पूरा लिख देंगे यानी फुल्ली राइट ऑफ। फुल्ली राइट ऑफ क्या करेंगे बताइए? अगर मान लीजिए कि हम बिजनेस 2 साल महीने बाद जो है बंद होने वाला है, हमको पता है कि बिजनेस को हम 2 साल बाद, 2 साल नहीं, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद हम बंद कर देंगे। तो हम क्या करेंगे एसेट को? वेदर वी विल डेप्रिसिएट द एसेट और वी विल फुल्ली राइट ऑफ द एसेट? व्हाट डू यू थिंक? क्या करना चाहिए एसेट के साथ? वेदर वी शुड फुल्ली डेप्रिसिएट द एसेट और फुल्ली राइट ऑफ? यस, वी शुड फुल्ली राइट ऑफ द एसेट। वेरी गुड। राइट, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, अब देखिए जब ये 2 महीने बाद बंद होने वाला है, ये जो बिजनेस है वो 2 महीने में बंद होने वाला है, तो ये तो गोइंग कंसर्न नहीं हुआ ना। गोइंग कंसर्न तो यही ना कहता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो ये गोइंग कंसर्न नहीं है, तो अकाउंटिंग का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो कहता है कि सब कुछ तुरंत एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दो। राइट, तो इसको बोला जाता है फुल्ली राइट ऑफ कर दो। अच्छा देखिए, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में अंतर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमारे टेंजिबल एसेट के लिए होते हैं और एमोटाइजेशन हमारे इनटेंजिबल एसेट के लिए होते हैं। अब जैसे इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल बताएंगे कुछ? बताइए, कैन यू टेल मी सम एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट? Right, so both are the same thing, that value of asset is decreasing, but depreciation is for tangible asset while amortization is for intangible asset. So can you name few intangible asset in the chat box? नाउ एक और सवाल आपसे पूछते हैं हम, ठीक है? ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं कि जब मान लीजिए फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, राइट, ये बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कंपेन चलाते हैं, तो क्या वो सब कुछ एक ही ईयर में खर्चे कर देते हैं, एक्सपेंस करते हैं? यस और नो? ये जो कंपनी है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इनका एडवर्टाइजिंग कंपेन बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो क्या वो सब कुछ एक ही साल में खर्चा कर देते हैं? डू दे एक्सपेंस एवरीथिंग इन जस्ट 1 ईयर? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। पेटेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है पेटेंट, कॉपीराइट। राइट, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। और याद रखिएगा, जब भी इंटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू घट रहा है उसको हमको शो करना है, तो उसी को बोला जाता है एमोटाइजेशन। यस, वेरी गुड। देखिए ये इसका सही जवाब है नो। ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं, वो जब एडवर्टाइज करते हैं वो क्या करते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट का कुछ पार्ट, अपने एडवर्टीजमेंट का कुछ पार्ट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस, क्या बोला जाता है इसको? डेफर्ड, ये वर्ड सुन के घबराइएगा मत, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है, एक्सपेंडिचर। तो ये करते क्या है कि एडवर्टीजमेंट का कुछ पार्ट जो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाते हैं, समझे? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग का कुछ पार्ट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट उन्हें मल्टीपल ईयर तक मिलता है, बिकॉज दे गेट द बेनिफिट टुवर्ड मल्टीपल ईयर। और यह तभी पॉसिबल होता है जब हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी फ्यूचर में सरवाइव करेगी, और यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये बात, ये समझ में आई क्या मतलब होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो एडवर्टाइजिंग का जो कुछ पार्ट होता है वो बनता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब से ये वर्ड आपको यदि बुक में दिखे कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ। राइट, तो एक बार क्विकली समराइज कर ले हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा। तो हमने इस क्वेश्चन से 3 बातें सीखी। पहली बात, बिजनेस को फ्यूचर में चलने वाला एज्यूम किया जाता है, कहां पे? गोइंग कंसर्न में। दूसरी बात, इसीलिए जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे आपका पेटेंट हो गया, जैसे आपका एड्स हो गए, एड्स, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, राइट, तो ये सब बड़े बड़े खर्चे हैं, इनको एक साल में पूरा खर्चा नहीं एक्सपेंस शो किया जाता। एसेट को यूज होने के साथ धीरे 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 एक्सपेंस बनाया जाता है। और अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ना हो तो सारी अकाउंटिंग ही बदल जाती है, जैसे हमने यहाँ पे फुल राइट ऑफ किया। तो बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ? गोइंग कंसर्न के बारे में सब कुछ मैंने समझा दिया, राइट, जो भी मेन मेन पॉइंट है।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। यदि क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दे चैट बॉक्स में, राइट, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो यदि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दें। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो दिस इज अनदर केस स्टडी, राइट। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मीरा है वो एक बोटिक चलाती है, राइट, चला रही है। एक दिन उसने 50,000 रुपया निकाला बोटिक के अकाउंट से, ठीक है, अपने बेटे के ट्यूशन फी देने के लिए, टू पे फॉर हर सन ट्यूशन फी। तो 50,000 रुपया निकाला ट्यूशन फी देने के लिए, ठीक है। अब उसका अकाउंटेंट ने उस ट्रांजेक्शन को ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया। उसके जो अकाउंटेंट है उसने उस ट्रांजेक्शन को ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया। लेकिन मीरा बोलती है कि यह तो मेरा ही पैसा है, अलग से एंट्री क्यों करना, बिकॉज दिस इज माई मनी, दिस इज हर ऑन मनी, वाई नो सेपरेट एंट्री इज रिक्वायर्ड। कुछ समझ में आया कंसेप्ट? देखिए यही केस है कि वो बुटीक चलाती है, सोल प्रोप्राइटर है लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक दिन उसने 50,000 रुपया निकाला अपने बुटीक के अकाउंट से अपने बेटे के ट्यूशन फी के लिए। उसके अकाउंटेंट ने बोला, उसको रिकॉर्ड किया ड्रॉइंग के रूप में, ठीक है। और मीरा का कहना था कि ये तो उनका अपना पैसा है, तो उसके लिए कोई अलग एंट्री की क्या आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटेंट के डिसीजन को सही साबित करेगा। विच अकाउंटिंग कंसेप्ट जस्टिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न, ऑप्शन बी बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन सी मैचिंग, ऑप्शन डी मनी मेजरमेंट। बताइए दोस्तों क्या लगता है, ए बी सी डी, राइट, व्हाट डू यू थिंक? विच अकाउंटिंग कंसेप्ट जस्टिफाई द अकाउंटेंट ट्रीटमेंट ऑफ मीराज पर्सनल एक्सपेंस एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस? जल्दी से सोचिए, क्या ऑनर अपनी बिजनेस से पैसा निकाले बिना एंट्री के इग्नोर कर सकता है? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, क्या लगता है दोस्तों? क्या ऑनर अपने अपनी बिजनेस से पैसा निकाले बिना एंट्री को इग्नोर कर सकता है? उसने पैसा तो निकाल लिया, क्या उसको एंट्री को इग्नोर कर सकता है, ये सवाल है। विच स्टेटमेंट जस्टिफाई, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। चलिए मैं समझाता हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए समझिए, देखिए क्या होता है कि एक तरफ होते हैं हमारे ऑनर, ठीक है, और एक तरफ होते हैं हमारे बिजनेस, ठीक है। तो ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग होते हैं, राइट, दे आर सेपरेट। ऑनर एंड बिजनेस आर दे आर सेपरेट, राइट। तो चाहे चाहे मेरा 100% ऑनर हो, बोटिक उसका अलग माना जाता है, ठीक है। मेरा 100% ऑनर है मान लीजिए, लेकिन ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, दे आर सेपरेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑनर और बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी, राइट। तो अगर मेरा पैसा निकाल रही है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चा नहीं है, ध्यान सुनिएगा। यदि मेरा पैसा निकाल रही है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो दैट इज नॉट एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए उसे ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिड्यूस करता है ऑनर की कैपिटल को, राइट। तो ये जो खर्चा हो रहा है ये बिजनेस का खर्चा नहीं हो रहा है, ये ऑनर का खर्चा हो रहा है। और ऑनर के खर्चा को दिखाने के लिए ड्राइंग लिखा गया है। ऑनर की कैपिटल कम हो रही है, इसीलिए ड्राइंग लिखा गया है, राइट। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, अगर मीरा ने 50,000 विदड्रॉ किए बिजनेस से, तो क्या प्रॉफिट कम होगा? विल प्रॉफिट डिक्रीज, यस और नो? यस टाइप करें अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट कम होगा, नो टाइप करें अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट कम नहीं होगा। क्या लगता है दोस्तों? मीरा ने 50,000 रुपया निकाला, इस विदड्रॉ किया बिजनेस के लिए, बिजनेस से, ठीक है। मीरा ने 50,000 रुपया निकाला बिजनेस से, राइट। तो क्या प्रॉफिट कम होगा, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? जो भी आपको सही लगता है टाइप कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी गलती कीजिएगा तो एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। और यदि अभी नहीं टाइप कीजिएगा तो एग्जाम में गलती को सोच नहीं पाइएगा। तो सोचिए, यदि मान लीजिए कि मीरा ने 50,000 रुपया विड्रॉ किया बिजनेस से, तो क्या प्रॉफिट कम होगा, वेदर प्रॉफिट विल डिक्रीज, यस और नो? तो सही जवाब है इसका नो, राइट, प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का ड्रॉइंग है, राइट। सही जवाब है इसका नो, प्रॉफिट विल नॉट डिक्रीज, राइट। क्योंकि ड्राइंग से ये एक तरह का क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्राइंग हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ये ड्राइंग करता क्या है कि यह कैपिटल को कम कर देता है, इट डिक्रीजेस द कैपिटल, राइट। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ड्राइंग का मतलब समझिए कि जब ऑनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालती है, दैट इज पैसा निकाला जाता है, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट डिक्रीजेस द कैपिटल। नाउ
आप एक क्वेश्चन और सुनिए, आपके सामने मान लीजिए कि अगर आपने अपनी दुकान से घर का किराया भरते हैं। देखिए आपका मान लीजिए एक दुकान है, आप दुकान से जो है दुकान से घर का किराया भर देते हैं, तो क्या वो ड्राइंग माना जाएगा? यस और नो? मान लीजिए कि आपका दुकान है, दुकान में जो आपकी अर्निंग हो रही है उससे आप घर का किराया भर रहे हैं, तो वेदर दैट इज अ ड्राइंग एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट? यस और नो? क्या ये ड्राइंग है एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट? मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में जो आपकी अर्निंग हो रही है उससे आप अपने घर का किराया भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, इज इट अ काइंड ऑफ ड्राइंग? व्हाट डू यू थिंक? यस, ऑब्वियसली इट इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग, राइट, क्योंकि बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन को मिक्स अप नहीं कर सकते, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग। सो बिजनेस और पर्सनल करने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन को आप मिक्स नहीं कर सकते, वरना आपकी अकाउंटिंग टोटली मिसलीडिंग हो जाएगी। और इसी सेपरेशन का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट। तो ये क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ऑनर होते हैं वो बिजनेस नहीं होते, वो दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। और यदि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, जैसे इस केस में हो रहा था, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग कैपिटल कम करता है, प्रॉफिट कम नहीं करता, राइट। इससे हमें क्लियर और सेपरेट फाइनेंशियल पिक्चर मिलता है। प्लीज बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो केस है क्या एक्चुअली में करना चाह रहा है, क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? प्लीज लेट मी नो। तो यदि बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट का ये क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दें। देखिए इसका यही कहना है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग एंटिटी होते हैं। यदि ऑनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। ड्राइंग से बिजनेस का प्रॉफिट कम नहीं होता, बिजनेस का कैपिटल कम होता है, राइट। ये कैपिटल पे इफेक्ट डालता है, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। और बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट का यही कहना है कि ऑनर एंड बिजनेस शुड बी सोन सेपरेटली, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। यदि क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट वी हैव। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए सवाल ये है कि सिनेरियो को समझिए। अमित ने 5 लाख इन्वेस्ट किए अपने नए ग्रोसरी में, ठीक है। उसने 5 लाख रुपया जो है अपने ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट किए। अकाउंटेंट ने उसे रिकॉर्ड किया एज अ कैपिटल अकाउंट अमित अंडर लायबिलिटी, ठीक है। तो उसने, आपको पता होगा बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी के अंदर उसने लिख दिया अकाउंटेंट ने कैपिटल अकाउंट अमित, राइट। अब अमित कंफ्यूज हो गया कि ये तो मेरा ही पैसा है, फिर लायबिलिटी क्यों बन गया? अमित का कंफ्यूजन यही है कि ये तो उसका ही पैसा है, तो फिर लायबिलिटी कैसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? तो सवाल ये है कि ऑनर का अपना इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी क्यों माना जाता है बिजनेस के बुक में, राइट। ऑनर का जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो लायबिलिटी क्यों माना जाता है? ठीक है, तो 5 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया अपने पर्सनल सेविंग से, और अकाउंटेंट ने उसको लायबिलिटी में डाल दिया। ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है क्योंकि ऑनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। ऑप्शन सी कर रहा है क्योंकि बिजनेस ऑनर से अलग माना जाता है। और ऑप्शन डी कर रहा है क्योंकि कैपिटल सेम साल में वापस मिलता है। 4 ऑप्शंस आर देयर। अब अमित का अपना ही इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख का, उसको उसने लायबिलिटी दिखा दिया। अब ये कंफ्यूज है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो चैट में लिखिए दोस्तों, क्या क्या लगता है आपको? अमित का पैसा उसी का है या फिर भी उसी का है, फिर भी लायबिलिटी क्यों है? क्या रीजन हो सकता है? सोचिए और टाइप कीजिए ए बी सी और डी। सी, ओके, एक आंसर मुझे मिला है सी। बिल्कुल सही, सी ही इसका सही जवाब है, राइट। देखिए देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से मैं आपको फिर से समझा दूं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था फिर से वही रिपीट होगा। देखिए बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं, राइट। बिजनेस और ऑनर जो होते हैं ये दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं, दे आर सेपरेट एंटिटी। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, राइट। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। बिजनेस और ऑनर जो है सेपरेट एंटिटी होते हैं, चाहे ऑनर 100% ही क्यों ना हो। तो जब अमित ने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाए, तो अकाउंटिंग ने सोचा या तो बिजनेस ने अमित से उधार लिया है। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग कैसे सोचता है। बेसिकली अकाउंटिंग कोई आदमी नहीं है, वैसे आप, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको। अकाउंटिंग क्या सोचेगा कि ये तो बिजनेस ने अमित से उधार लिया है, क्योंकि अमित ने 5 लाख दिया है ना, तो बिजनेस ने क्या लिया है? अमित से उधार लिया है। इसीलिए बिजनेस के बुक में वो पैसा लायबिलिटी बन गया। मैं देखिए बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों को एक साथ मत जोड़िए।
बिजनेस के बुक में जो पैसा है ना वो लायबिलिटी बन गया। अब जो लोग अकाउंटिंग में आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि अरे ये पर्सनल अकाउंट क्यों है, ये क्यों है। देखिए बेसिक कंसेप्ट यही है, यदि आप ये नहीं समझेंगे ना तो पूरा अकाउंटिंग में आपका सर भारी ही रहेगा, तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझिए। इसीलिए दोस्तों आपको चैप्टर 2 में जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसको समझाया गया है, राइट। यदि आपका ये नहीं क्लियर होगा तो पूरा आगे का सब चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं, पहला बात। तो अकाउंट जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे अमित ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो अकाउंटिंग क्या सोचेगा कि यह पैसा तो बिजनेस ने अमित से उधार लिया है, तो बिजनेस के बुक में वो पैसा लायबिलिटी बन गया, क्योंकि वो पैसा बिजनेस को कभी ना कभी वापस तो देना पड़ सकता है ना, इसीलिए वो एक तरह का लायबिलिटी है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप कितना समझे हैं। कि ये बताइए, क्या कैपिटल को बिजनेस के खुद का पैसा बोल सकते हैं? कैन वी कॉल कैपिटल एज अ बिजनेस ऑन मनी? क्या कैपिटल को बिजनेस का खुद का पैसा बोल सकते हैं? राइट, ऑन मनी, बिजनेस का ऑन मनी बोल सकते हैं, यस और नो? बताइए, कैपिटल को बिजनेस का खुद का पैसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? बताइए, कैपिटल, नो, ऑब्वियसली नो, वेरी गुड। क्योंकि किसका पैसा होता है वो फिर? हाँ, बिजनेस का पैसा नहीं होता है तो किसका पैसा होता है? वो ऑनर का पैसा होता है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक नाउ कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये जो कैपिटल जो है ना, वो किसका पैसा होता है? ऑनर का पैसा होता है, बिजनेस का पैसा नहीं होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है? वो कैपिटल लायबिलिटी होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कैपिटल है वो लायबिलिटी होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 2 ये है कि अगर बिजनेस लॉस में चला जाए, मान लीजिए कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉस में चला जाए, तो क्या ऑनर का कैपिटल भी कम हो जाता है? ऑनर का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, यस और नो? मान लीजिए बिजनेस हमारा लॉस में चला गया, तो क्या ऑनर का कैपिटल कम हो जाएगा? वेरी गुड, ऑनर का कैपिटल होता है ये। इसका जब हमारा लॉस में चला गया, तो क्या ऑनर का कैपिटल भी कम हो जाता है? What do you think? मान लीजिए suppose our business got into loss, right? So whether honor capital also decrease, yes or no? The correct answer is yes, right? लॉस होने पर ऑनर की कैपिटल एडजस्ट हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि जब भी लॉस होता है ना, जब भी लॉस होता है तो ऑनर की कैपिटल क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है, राइट। क्योंकि वो बिजनेस की नेट वर्थ रिड्यूस करता है, तो बिजनेस का जो नेट वर्थ है लॉस क्या करता है? उसको कम कर देता है, तो ऑनर का कैपिटल एडजस्ट हो जाता है, समझे? तो वहां उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। बिजनेस में यदि लॉस होगा तो ऑनर का कैपिटल भी क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाता है। तो इसका सही जवाब समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी है। हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जो बिजनेस होते हैं वो ऑनर नहीं होते अकाउंटिंग के वर्ल्ड में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सीखा कि जो ऑनर का पैसा है, ऑनर का जो पैसा है, राइट, वो जो है बिजनेस के लिए क्या है? ऑनर का जो पैसा है वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ऑनर का पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस दोनों का इफेक्ट होता है कैपिटल पे, और इसी कंसेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बताइए कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये चीजें समझ में आई? यदि समझ में आई तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, राइट। तो अगर आज के बाद आप किसी को कॉन्फिडेंटली समझा सकते हैं कि मेरा पैसा मेरे बिजनेस की लायबिलिटी कैसे है, तो आप ऑब्वियसली चीजों को समझ चुके हैं कि मेरा, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है और आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपके बिजनेस के लिए वो पैसा लायबिलिटी है। समझ रहे हैं बात को? मेरा ही पैसा मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे है, ये बातें समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, ऑनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस, यही कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चीजें क्लियर है तो प्लीज ओके क्लियर टाइप कर दीजिए। यदि कोई इशू है तो प्लीज आप यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, राइट। हैव द नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो द क्वेश्चन इज, एक कंपनी पर केस चल रहा है, लॉसूट लिखा है ना, एक कंपनी है उस पर केस चल रहा है, राइट। कोई फॉर्मल वेंडर है वो केस चला रहा है, फेसिंग अ लॉसूट फ्रॉम अ फॉर्मल वेंडर। लीगल टीम ने बोला लगता है कि हम केस हार सकते हैं, 20 लाख का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी पे केस चल रहा है, लीगल डिपार्टमेंट को लग रहा है कि वो केस हारने वाला है और उसको 20 लाख का नुकसान होगा, लेकिन कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी आया ही नहीं है। अब अकाउंटेंट के सामने सवाल है
क्या करें, ये 20 लाख का लॉस अभी रिकॉर्ड करें या बाद में रिकॉर्ड करें। तो सवाल है इस सिचुएशन में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटेंट क्या करेगा, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों क्या कर रहा है? आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, प्लीज टाइप, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो जस्ट ओके टाइप कर दें, यदि कुछ कोई इशू आ रहा है तो। राइट, तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में ओके ओके फाइन, इस सिचुएशन में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटेंट क्या करेगा, राइट, ये सवाल है। ऑप्शन ए कर रहा है कि इग्नोर करे जब तक जजमेंट ना आ जाए। ऑप्शन बी कर रहा है सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करे। ऑप्शन सी कर रहा है कि 20 लाख का प्रोविजन बनाए अभी के अभी। और डी कर रहा है कि फाइनल कोर्ट डिसीजन का वेट करे फिर रिकॉर्ड करे। क्या लगता है क्या करना चाहिए? चैट में लिखिए दोस्तों, क्या करना चाहिए। सवाल सिंपल है, नुकसान हो सकता है तो क्या अभी इसे रिकॉर्ड करें या वेट करें कोर्ट के डिसीजन का। वेरी गुड, चलिए सी बता रहे हैं आप, राइट, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, करेक्ट है, सी करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों देखिए होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है एक्सपेक्ट द वर्स्ट। एक लाइन में बोले, कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि आप सॉरी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट द वर्स्ट, राइट, एक्सपेक्ट द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। जैसे आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि समझिए कि बहुत खतरनाक पेपर आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। वही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, आप वर्स्ट को एक्सपेक्ट कीजिए और होप कीजिए बेस्ट के लिए, राइट। तो एक लाइन में बोले यही कहता है एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, राइट। यानी अगर लॉस का चांस स्ट्रॉन्ग है और अमाउंट का अंदाजा भी लग गया है, तो अकाउंटेंट को पहले से ही उसका प्रोविजन बना देना चाहिए, पहले से ही प्रोविजन बना दीजिए। अब प्रोविजन से क्या फायदा होगा? प्रोविजन से आपका जो प्रॉफिट है, प्रोविजन से ये फायदा होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेट नहीं होगा, प्रॉफिट विल नॉट गेट ओवर स्टेटेड, आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखेगी, यू विल गेट रियलिस्टिक पिक्चर, राइट। और इन्वेस्टर को भी सच्चा फाइनेंशियल हेल्थ समझ आता है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर प्रॉफिट का चांस हो, मान लीजिए कि प्रॉफिट का चांस है, तो क्या उसका अंदाजा बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, यस और नो? प्रॉफिट का चांस है, शुड वी रिकॉर्ड दैट इन आवर बुक? मान लीजिए आपको, आप अकाउंटेंट है, आपको लग रहा है कि नहीं बिजनेस को प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, यस और नो? नो, वेरी गुड, वेरी गुड, यस करेक्ट है। प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब कंफर्म हो जाए, पर लॉस का एस्टिमेट तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है। यही तो कंजर्वेटिज्म है, यही तो मैंने बोला कि दोस्तों प्रॉफिट को ओवर स्टेट मत कीजिए, ठीक है ना। प्रॉफिट का ओवर स्टेटमेंट नहीं होता, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉस को तुरंत रिकॉर्ड किया जाएगा। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड कीजिए जब आपको कंफर्म हो जाए, अभी आप तो अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रॉफिट होने वाला है। चलिए एक और सवाल, आपके लिए एक और सवाल है, ये मुझे बताइए कि क्या प्रोविजन बनाना अकाउंटिंग का एक्चुअल एंट्री होती है या बस नोट लिखना होता है? ये बताइए कि मान लीजिए कि आप प्रोविजन कर रहे हैं, आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं, तो प्रोविजनिंग बनाना आप एक्चुअल एंट्री करते हैं या केवल आप नोट बना देते हैं, नोट कर देते हैं, राइट। ऑप्शन ए एक्चुअल एंट्री, ऑप्शन बी नोट, क्या लगता है? मान लीजिए कि आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं, सो शुड यू डू द एक्चुअल एंट्री इन द अकाउंटिंग बुक और यू शुड राइट इन द नोट बॉक्स? नोट समझते हैं ना, नीचे में नोट करके लिखा जाता है। क्या क्या लगता है दोस्तों? एक्चुअल एंट्री होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए लॉस लाइकली हो तो एक्चुअल जर्नल एंट्री होती है, जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, जर्नल एंट्री होती है प्रोविजनिंग की, राइट। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर ले फैक्ट को, राइट। तो हमने क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इट मींस एंटिसिपेट लॉस, राइट, इट मींस एंटिसिपेट लॉस, राइट, मतलब एक्सपेक्ट कीजिए, लॉस एक्सपेक्ट कीजिए, राइट। और प्रॉफिट को इग्नोर कीजिए, इग्नोर प्रॉफिट। जैसे उसने प्रॉफिट आना है तो वो इग्नोर कर लेगा अकाउंटेंट। लॉस का अंदाजा आपको हो तो प्रोविजनिंग करना कर लीजिए, प्रॉफिट का अंदाजा हो तो वेट करते रहिए, इससे फाइनेंसिंग ज्यादा सेफ और रिलायबल बनता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना, केस चल रहा है और लॉस का चांस है, तो अकाउंटेंट को प्रोविजन बनाना चाहिए, राइट। कंसेप्ट क्लियर है होपफुली आपको ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि कहीं भी इशू हो तो प्लीज आप टाइप करें, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा ये सब चीज, राइट। यही सब कंसेप्ट आगे काम आता है। चलिए इसको देखते हैं, फर्नीचर वाला पहले देखते हैं, पहले इसको रिकॉर्ड देखते हैं फिर पिछला क्वेश्चन देखेंगे। तो सवाल है, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। बेसिकली जरा सोचिए, हो क्या रहा है कि एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर डीलर है, उसने अपने एक्सपेंसिव ऑफिस चेयर की बड़ी कंसाइनमेंट 31 मार्च को डिस्पैच कर दी। बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है,
ठीक है, फर्नीचर डीलर ने वो क्या किया, फर्नीचर डीलर ने एक लार्ज कंसाइनमेंट को डिस्पैच कर दिया कब, 31 मार्च को। बुक में लिख दिया सेल हो गया, बुक में क्या लिख दिया, सेल, राइट, बुक में लिख दिया सेल हो गया है मेरा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि कस्टमर ने अभी तक चेयर अप्रूव नहीं किया, लिखा है ना, कस्टमर चेयर वेयर मेनली सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट बायर हैज नॉट एक्सेप्टेड, कस्टमर ने अभी तक चेयर अप्रूव नहीं की है और ना ही पैसा भी दिया है, तो गुड्स सिर्फ अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए हैं। अब अकाउंटेंट कर रहा है कि सेल रिकॉर्ड कर लो यार, प्रॉफिट अच्छा लगेगा, ठीक है, अकाउंटेंट इंसिस्ट ऑन रिकॉर्डिंग इट एज रेवेन्यू टू शो एट स्ट्रॉन्ग एनुअल प्रॉफिट। अकाउंटेंट क्या बोल रहा है कि चलो इसको सेल रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, प्रॉफिट देखने में अच्छा लगेगा, राइट। अब सवाल ये है, सवाल पे आते हैं, तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटेंट क्या करेगा, व्हाट शुड अकाउंटेंट, हाउ शुड अकाउंटेंट ट्रीट दिस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेल को रिकॉर्ड कर लो क्योंकि गुड्स निकल गए हैं। ऑप्शन बी तभी रिकॉर्ड करो जब बायर अप्रूव करे और पेमेंट एग्री करे। ऑप्शन सी 50% रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, पार्शियल कंप्लीशन और बाकी जो है कंप्लीशन के बेसिस पे। और डी कर रहा है कि कर दो रिकॉर्ड, डील तो ऑलमोस्ट डन है। बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, आप अकाउंटेंट होते तो क्या करते हैं, अप्रूवल मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं है, फिर भी प्रॉफिट दिखाएंगे क्या, क्या लगता है दोस्तों। डी, ओके, सो वन आंसर आई एम गेटिंग इज डी, राइट। सो यहाँ पे दोस्तों बाकी लोग भी बताइए क्या सही लगता है आपको, जवाब दीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए, समझिए कि आप अकाउंटेंट है, आपके सामने ऐसा सिचुएशन है कि आपने सामान भेज दिया, ठीक है, लेकिन अभी कस्टमर ने ना ही पैसा दिया है और ना ही उसने अप्रूव किया है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि अकाउंटेंट क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, राइट, बी सही जवाब है। जब तक कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता और पेमेंट का प्रॉमिस नहीं होता, सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। अकाउंटिंग का एक गोल्डन रूल है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गोल्डन रूल क्या है कि पैसा या प्रॉमिस, पैसा या प्रॉमिस बिना सेल नहीं होती, राइट, बिना सेल का पैसा और प्रॉमिस नहीं होता, पैसा या प्रॉमिस बिना सेल नहीं होती, इसे ही बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और इसका दूसरा नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है, ये भी नाम सुन लीजिए, इसका एक और नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, राइट। इसका मतलब यह है कि जब तक बायर अप्रूव नहीं करता, जब तक पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं होता, तब तक सेल सिर्फ हवा में है, रियल नहीं है, समझे, यही होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ऐसे ही फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट तो फेक दिखेंगे ना, समझे। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, अगर मान लीजिए माल निकल गया है लेकिन बायर अप्रूव ना करे तो क्या सेल रिकॉर्ड होगा। ऑप्शन ए यस और नो। मान लीजिए माल हमने निकाल दिया, सामान हमने निकाल दिया और बायर ने अप्रूव नहीं किया, बायर हैज नॉट अप्रूव, सो विल क्या सेल रिकॉर्ड होगा, विल सेल बी रिकॉर्डेड, यस और नो, बताइए। मान लीजिए कि कंसाइनमेंट जो है वो निकल चुका है लेकिन बायर ने अप्रूव नहीं किया है, सो विल द सेल बी रिकॉर्डेड, ऑब्वियसली नो, राइट, अप्रूवल नहीं आया तो डील फाइनल नहीं हुआ है, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, अप्रूवल बेसिस पे बायर का राइट है रिजेक्ट करने का, राइट, तो सेल नहीं हुआ है जब तक वो एक्सेप्ट ना करे, तो इसी को कहा जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तीन बातें हमने सीखी। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, दो चीज होता है, जब अर्न पैसा आपके पास आ जाए और प्लस पेमेंट, आपको सर्टेन है, आप सर्टेन है कि अर्निंग आने वाला है, पेमेंट आने वाला है, तभी आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अप्रूवल बेसिस पे सेल नहीं होता है, राइट, अप्रूवल बेसिस पे आपका सेल नहीं होता। और डिस्पैच होने का मतलब ये नहीं हुआ कि सेल हो गया, फेक सेल रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट को इन्फ्लेट करना, ये सब इस कंसेप्ट का वायलेशन है। अब मान लीजिए कि किसी आदमी ने, अकाउंटेंट ने क्या किया, जैसे डिस्पैच किया उसको अपने बुक में दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हुआ कि अपने प्रॉफिट को बढ़ा चला कर दिखाना, राइट, और वो जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का वायलेशन है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बताइए ये यहां तक क्लियर है, क्योंकि दोस्तों अभी जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं ना, पूरे अकाउंटिंग में आपको काम आने वाला है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसको, इसका इंपॉर्टेंस तब समझेंगे जब आप आगे बाकी टॉपिक को क्लियर करेंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज तो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ना कि अप्रूवल बेसिस पे यदि गुड्स भेजेंगे तो वो सेल तो नहीं है, राइट, तो नो अप्रूवल नो रिवेन्यू, एक एक लाइन में यदि हम बोले, नो अप्रूवल नो रिवेन्यू, राइट। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फर्म रेंट ऑफिस स्पेस, राइट। तो क्या कर रहा है दोस्तों
कि आपके यहाँ पे सवाल है, एक फर्म ने 1 जनवरी को 1,20,000 रेंट एडवांस में दे दिया। ठीक है, ईयरली रेंट जो था 1,20,000 वो एडवांस में दे दिया 1 जनवरी को, पूरे 12 महीने का रेंट दे दिया। अब 31 मार्च को बुक क्लोज करते वक्त अकाउंटेंट ने पूरा 1,20,000 को एक्सपेंस दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? खर्चा दिखा दिया करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। सवाल है, एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट हाउ शुड अकाउंटेंट ट्रीट द रेंट पेड, यानी अकाउंटेंट को रेंट कैसे ट्रीट करना चाहिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि 1,20,000 को पूरा एक्सपेंस मान लो, फिर बी कह रहा है कि 90,000 को एडवांस रिकॉर्ड करो और 30,000 को खर्चा मान लो, सी कह रहा है कि 30,000 को प्रीपेड रेंट मान लो, और डी कह रहा है कि 90,000 को एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और 30,000 को प्रीपेड मान लो। बताइए दोस्तों, जरा सोचिए, जनवरी से मार्च तक कितने महीने का रेंट हुआ होगा? बताइए, जनवरी से मार्च तक कितने महीने का रेंट हुआ होगा? बताइए ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हुआ होगा ना? ठीक है, 3 महीने का हुआ होगा। अच्छा ये बताइए कि 3 महीने का कितना रेंट हुआ होगा? एक साल भर का 1,20,000 है, तो 3 महीने का कितना हुआ होगा बताइए। इसलिए तो ये चीज आपको सोचने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप मार्च के एंड में आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, राइट। हाँ, तो ये बताइए कि ये जनवरी से मार्च तक में 3 महीने हुआ है तो 30,000, बिल्कुल सही बात है, राइट। 30,000 एक क्वार्टर में 30,000 हो रहा है, ठीक है। तो अब मिस्टेक इसने क्या किया है? मिस्टेक क्या किया है कि इसने पूरा का पूरा 1,20,000 जो है वो खर्चा दिखा दिया, राइट। लेकिन ये बताइए कि जो अप्रैल से लेकर, समझिए बात को, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर जो दिसंबर तक वाला जो 9 महीना है, 9 मंथ है, वो क्या इस फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा है? तो बिल्कुल नहीं है। कैसे फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा हो गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा, तो एक्चुअली में उसने 1,20,000 एक्सपेंस दिखा दिया पूरे साल का 1 जनवरी को। एक्चुअली में यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, शुड बी रिकॉर्डेड एट एडवांस एंड 30,000 एज एक्सपेंस। यस, बी, यस, करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसका सही जवाब है कि आपका यहाँ पे बी नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। तो एक्रूवल कंसेप्ट का सीधा सा रूल है। एक्रूवल कंसेप्ट का रूल क्या कहता है कि जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में दिखाना चाहिए। ये यही कहता है कि जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में आप उसे दिखाइए, राइट। तो चाहे पैसा पहले गया हो या बाद में गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताइए, जनवरी से लेकर मार्च तक कितना खर्चा हुआ होगा? 30,000 हुआ होगा, क्योंकि आप सोचिए ना कि एक साल का 1,20,000 का रेंट है, तो महीने का 10,000 का रेंट होगा, और जनवरी से मार्च में तीन तीन महीना हुआ, तो 3 महीने का रेंट कितना होगा? 30,000। ठीक है, हम लोग मान के चले कि हर एक महीना में इक्वल रेंट है, तो 30,000 जो खर्चा हुआ है जनवरी से लेके मार्च तक का, वो तो खर्चा है, ठीक है। लेकिन जो अप्रैल से दिसंबर का जो 90,000 है, 90,000 है, वो अभी फ्यूचर का है ना, तो वो बनेगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, यानी एक तरह का एसेट है। दिस इज अ काइंड ऑफ एसेट। चलिए, आप आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम अप्रैल से दिसंबर का रेंट भी अभी एक्सपेंस दिखा दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जो अप्रैल से दिसंबर का जो रेंट है उसको हमने 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग करते वक्त दिखा दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट बराबर दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा? बताइए, प्रॉफिट बराबर दिखेगा या प्रॉफिट कम दिखेगा? बताइए। ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है इस केस में कम दिखेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खर्चा दिखा दिया ना, हमने अगले साल का भी खर्चा दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट विल बी लेस, वेरी गुड, प्रॉफिट विल बी लेस, राइट। तो देखिए, यही है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट सिंपल भाषा में बोले तो यही कहता है कि एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड कीजिए जब यूज होता है। और याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो प्रीपेड रेंट है, जो हमारा प्रीपेड रेंट है, वो एक तरह का एसेट है, राइट। प्रीपेड रेंट इज अ काइंड ऑफ एसेट, खर्चा नहीं है ये। पूरा पैसा गया तो पूरा एक्सपेंस नहीं होता। तो अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एडवांस आपने यदि दिया है, यूज नहीं हुआ है, तो वो खर्चा नहीं है, राइट। तो जो आपने यूज किया वो खर्चा है, जो यूज नहीं किया वो आपका एसेट है। यही कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का एक लाइन में बोले तो वो कहता है कि जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में दिखाना चाहिए, आगे का नहीं दिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन ये क्या कर रहा है कि पूरे का पूरा 1,20,000 को रिकॉर्ड कर दो ना, ये तो नहीं होगा। केवल आप अभी 90,000 को प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे, ठीक है, और 30,000 को आप जो है सही में खर्चा दिखाएंगे। होपफुली कंसेप्ट क्लियर होगा एक्रूअल कंसेप्ट का, राइट।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्रूअल कंसेप्ट पे बेस्ड। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट इस पे हम आते हैं, पहले इसको देखते हैं। राइट, ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। राइट, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 85% ब्रिज प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। राइट, एक गवर्नमेंट फंडेड ब्रिज प्रोजेक्ट है, उसका 85% ये कंप्लीट कर चुकी है। राइट, पर अब फंडिंग बंद हो गया। राइट, इसको फंडिंग मिलना बंद हो गया, किसको? कंपनी को। राइट, और फंडिंग बंद हो गया, मैनेजमेंट सोच रहा है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बिजनेस को बंद कर दें। अकाउंटिंग ने प्लांट और मशीनरी को मार्केट रेट पे वैल्यू किया। अकाउंटेंट ने प्लांट और मशीनरी को मार्केट रेट पे वैल्यू किया। ठीक है, तो सवाल है कि ये जो अकाउंटेंट है किस अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी और लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। राइट, बताइए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसने अपने प्रोजेक्ट का 85% कंप्लीट कर लिया है। राइट, और कंपनी ने अपनी फंडिंग को लॉस कर ली। मैनेजमेंट सोच रही है कि चलो ऑपरेशन को आप बंद कर देते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो आपको बताना है कि कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट को यहाँ यूज किया जा रहा है। आप ये बताइए, अगर बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है तो एसेट को कैसे वैल्यू करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि बिजनेस चलने वाला है, नहीं बंद नहीं होने वाला है, बिजनेस मान लीजिए कंटिन्यू होने वाला है, तो जो हमारा एसेट है उसको हम कैसे वैल्यू करना चाहिए? ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल बेसिस पे। ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल। ऑप्शन ए कर रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप एसेट को वैल्यू कीजिए, और ऑप्शन बी कर रहा है कि आप मार्केट वैल्यू पे इसको वैल्यू कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन याद कीजिए, यही कंसेप्ट पे था। बताइए, इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए कि बिजनेस जो है चलने वाला है, लगातार चलने वाला है, तो उसके एसेट को हम कैसे कहां रिकॉर्ड करें? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ऑप्शन ए, मार्केट वैल्यू पे ऑप्शन बी। बताइए कहां रिकॉर्ड करें, ए और बी? Suppose business will continue. How should we record it asset? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट और ऑप्शन बी मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, अगर बिजनेस चलती रहेगी तो एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाएगा। कॉस्ट कंसेप्ट तो यही कहता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू। आपने मान लीजिए एक आईफोन 2012 में 40,000 में लिया था, आज भले ही उसका वैल्यू 5,000 हो जाए, लेकिन आज के बैलेंस शीट में वो 40,000 ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए घर का एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लीजिए एक घर जो है 10 साल पहले, मान लीजिए कि 2015 में एक घर आपने 50 लाख में लिया, आज उसका वैल्यू मान लीजिए 1.5 करोड़ हो गया है, लेकिन अकाउंटिंग यही बोलेगा कि अभी भी उसका वैल्यू 50 लाख है। इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जब यदि मान लीजिए एसेट कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो एसेट को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, समझे? लेकिन यहां फंडिंग बंद हो चुकी है, बिजनेस क्लोज होने वाला है, इसीलिए ये जो गोइंग, इसको बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलते रहेगी। यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो फेल हो गया ना, तो एसेट को आप मार्केट या लिक्विडेशन वैल्यू पे दिखाना चाहिए, समझे? मतलब जो उनका करंट प्राइस है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि ये बिजनेस चलते रहता तो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगता, और वो यही कहता है गोइंग कंसर्न कि आप उसको अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए। ठीक है, जो आपने हिस्ट्री में लिया था जिस 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 कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ बिजनेस बंद होने वाला है, यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, इसको फंडिंग का इशू है, तो अब जो है मार्केट या लिक्विडेशन वैल्यू पे दिखाना चाहिए। अब बताएंगे आंसर क्या होगा एबीसीडी में से? हिस्टोरिकल कॉस्ट तो नहीं होगा, गोइंग कंसर्न भी नहीं होगा। यस, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, डी इज करेक्ट। राइट, इसका सही जवाब है, आप इसको लिक्विडेशन बेसिस पे दिखाएंगे। अगर गलत एजम्पशन से हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज कर लिए हैं तो क्या होगा, ये बताइए। मान लीजिए कि आपने गलत एजम्पशन से हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज कर लिया, तो प्रॉफिट कम होगा या प्रॉफिट ज्यादा होगा? बताइए, प्रॉफिट विल बी लेस और मोर? अब मान लीजिए गलती हो गया हमसे, हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को यूज कर लिया, तो प्रॉफिट जो है हमको ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? बता सकते हैं? तो प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। राइट, आपका सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है, लेकिन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, वो जो हमारा इस प्रोजेक्ट का है हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि वैल्यू बढ़ता है। यस, प्रॉफिट विल बी लेस। राइट, चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब एक फर्म के पास एक इक्विपमेंट है, एक फर्म के पास एक इक्विपमेंट है जिसका 10 साल का लाइफ है। राइट, अब 3 साल वो यूज हो चुका है, वो जो इक्विपमेंट है वो 3 साल यूज हो चुका है, लेकिन अब कंपनी शायद 2 साल में बंद हो जाएगी। राइट, कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी कि लॉस के कारण।
तो अकाउंटेंट कौन सा गलत स्टेप ले रहा है अगर वो डेप्रिसिएशन 10 साल के बेसिस पे चार्ज कर रहा है? यूजफुल लाइफ था 10 साल, 3 साल यूज हो गया, लॉस हो रहा है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी, यानी 5 साल चलेगी कंपनी। अकाउंटेंट लेकिन अभी भी डेप्रिसिएशन एज्यूम कर रहा है कि 10 साल यूजफुल लाइफ है। तो कौन सा एरर कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी चाहिए, बी कर रहा है कि डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, सी कर रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट करके 2 साल में चार्ज करनी चाहिए, डी कर रहा है कि कोई गलती नहीं है, ओरिजिनल लाइफ पे ही डेप्रिसिएशन चलेगा। बताइए। देखिए बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न आ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों सोचिए, अगर एसेट 10 साल के लिए था पर बिजनेस सिर्फ 5 साल चलती है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? ऑप्शन ए, सुनिए ध्यान से, एसेट था 10 साल का, बिजनेस सिर्फ 5 साल चलती है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? 10 ईयर से या 5 ईयर से? ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर। चैट में लिखिए क्या लगता है। बिजनेस एसेट 10 साल के लिए था लेकिन बिजनेस सिर्फ 5 साल के लिए चलेगी, तो सवाल है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? 10 साल से कैलकुलेट करनी चाहिए या 5 साल से करनी चाहिए? बताइए। 5 ईयर, यस वेरी गुड, 5 ईयर। क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन एसेट के यूजफुल लाइफ पे बेस्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना, वो एसेट के यूजफुल लाइफ पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, राइट। लेकिन यह भी एज्यूम करता है कि बिजनेस उतने साल चलेगा। अगर बिजनेस जल्दी बंद होने वाला है तो अकाउंटेंट को डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना चाहिए, मतलब एक्सेलरेट करना चाहिए, राइट, और बाकी लाइफ में पूरा चार्ज करना चाहिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट। डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट करो और बाकी 2 साल में पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखिए गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस चलती रहेगी, और अगर बंद होने वाला हो तो वहां पे मार्केट और लिक्विडेशन वैल्यू पे दिखाया जाता है, और गोइंग कंसर्न में हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन भी बिजनेस लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये दो क्वेश्चन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे थे। फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और यदि आपको और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका जो वीडियोस है रिकॉर्डिंग सेशन आपको अवेलेबल रहेगा कोर्स में, जिसके माध्यम से यदि आपका कुछ छूट गया हो पोर्शन तो उसको देख सकते हैं। तो टेलीग्राम सेशन में मैं आपको जो अगला सेशन होगा उसका आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है उसके बारे में आपको समझाया था कि जो कॉस्ट कंसेप्ट होता है उसको हम लोग ये मेजरेबल कॉस्ट को ही दिखाते हैं, राइट। जैसे हमें जमीन मिल रहा था फ्री में, तो फ्री में कोई चीज मिलेगा तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि उसको रिकॉर्ड ही मत करो, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है केवल मेजरेबल कॉस्ट को रिकॉर्ड करो। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने ये सीखा कि हमारा कोई इमोशन है, हमारा कोई ये रेपुटेशन है, राइट, रेपुटेशन इमोशन। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि रेपुटेशन इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है अकाउंटिंग में, जिस चीज का मॉनेटरी वैल्यू है उसी को रिकॉर्ड करो। फिर हमने तीसरे क्वेश्चन में ये देखा कि हाँ, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको ये समझाया कि कॉस्ट कंसेप्ट जो होता है इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता, वो बोलता है कि मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मनी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये कहता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट एज्यूम स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखा कि डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन की हमने बात की, राइट। तो वही से बताया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि आप जो है चाहे वो एसेट कोई भी एसेट हो, राइट, वो लंबे अवधि तक चलेगा, राइट, वो लंबी अवधि तक चलेगा, राइट। और हमने आपको ये भी बताया कि जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, राइट, जो हमारी फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी कंपनी होती है, इनका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखाया जाता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि उनका जो कंपनी है वो लंबे अवधि तक चलने वाला है, और वो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन होता है। फिर हमने अगले अगले क्वेश्चन में आपको ये बताया कि जो ऑनर होते हैं और जो बिजनेस होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी होते हैं, राइट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो ऑनर यदि अपने पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग के रूप में दिखाते हैं, और ड्राइंग के कारण प्रॉफिट नहीं कम होता जबकि कैपिटल कम होता है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। जस्ट आई एम रिकॉलिंग द फैक्ट, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, सेशन देखा है, तो आप इसको
समझ पा रहे होंगे क्या मैं कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट है लेकिन समझ रहे होंगे आप। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा जिसे मैंने आपको बताया कि अमित का अपना पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। ये भी हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का पार्ट है, राइट। तो और एक और बात मैंने आपको बताया कि यदि कंपनी का लॉस होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, तो कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है, नेटवर्थ चूंकि कम होता है तो कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने अगले कंसेप्ट में आपको समझाया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो ये बोलता है कि आप वर्स्ट को एक्सपेक्ट कीजिए और बेस्ट के लिए होप कीजिए। तो प्रॉफिट को कभी भी ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, यदि लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है तो मत रिकॉर्ड कीजिए जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। फिर हमने अगले क्वेश्चन में देखा कि रियलाइजेशन कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझाया, या जिसको हम लोग रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। ये क्या कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कि पैसा और प्रॉमिस जो है तब तक नहीं होता सेल नहीं होता, राइट। तो याद रखिएगा रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि अप्रूवल सेल नहीं होता। आप केवल अप्रूव कर देंगे तो वो सेल नहीं है, जब तक आपको पैसा ना आ जाए, राइट, तब तक आप उसको सेल मत मानिए, राइट। तो रेवेन्यू तभी होगा जब अर्न हो गया, पेमेंट हो गया है, तभी जब सर्टेन हो तभी आप उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कीजिए। यही होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। फिर मैंने आपको समझाया एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी आपका खर्चा है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए, आगे आने वाले खर्चे को मत रिकॉर्ड कीजिए, राइट। तो जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, जो खर्चा जैसे हमने पहले से रेंट दे दिया तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है, हमारे लिए क्या है, एसेट है, और वो प्रॉफिट कम कर देता है यदि उसको हम अभी में दिखा देंगे तो। ये होता है हमारा एक्रूवल कंसेप्ट। और फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमारी जो कंपनी है वो लंबे अवधि तक चलेगी, और इसीलिए जो है एसेट को रिकॉर्ड करो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कंपनी बंद होने वाली है तो वहां पे हम लोग लिक्विडेशन और मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं।